हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केसी एकेडमी में। आज पढ़ते हैं क्वेश्चन जो इतिहास के पिछले टाइम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, गुप्त काल का पढ़ते हैं जो पिछली साल अब तक के जितने गुप्त काल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं दोस्तों, आज उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था दोस्तों? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त पहला ज्ञात शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पता चल गया दोस्तों। पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ कितने स्थापित किया था? दोस्तों कहाँ पूछ रहा है? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों इसने गुप्त ने किया था। किसने? गुप्त ने किया था। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। यह दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ चंद्र नामक शासक के विजयों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान से समुन्नत होने की ज्वलंत प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, पता चल गया कि जंग रहित लौह स्तंभ किसने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली में महरौली में स्थित है। ठीक है, किसके कारण बनाया गया है? चंद्र नामक शासक। ठीक है, चंद्र नामक शासक के विजयों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, कौन था? गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। ठीक है, इनके माता जी का भी नाम पूछ लिया जाता है। विक्रमादित्य की मम्मी का नाम क्या था? तो दत्त देवी था। ठीक है, इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से भी पुटअप होता है कि स्वर्ण युग काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है, अभी बताया है आपको। ठीक है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। जो गुप्त काल था वहां पे चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? ठीक है, चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो दोस्तों रुपयक कहते थे। क्या कहते थे? रुपयक कहते थे। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो पता चल गया आपको, सोने के सिक्के को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्के को रुपयक कहते थे। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? दोस्तों हरिसेन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हरिसेन निम्नलिखित किस राजाओं का राजकवि था? तो दोस्तों वो समुद्रगुप्त का था। किसका? समुद्रगुप्त का था। हरिसेन समुद्रगुप्त राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। किसकी? इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख की रचना की है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेधकर्ताओं की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? अश्वमेधकर्ता की। ठीक है, तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता है। किसको? ठीक है दोस्तों,
समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्हें अश्वमेधकर्ता की धारण भी उपाधि भी धारण प्रदान की थी और इन्हें कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? दोस्तों लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेखों में से लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न, किससे? लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, ठीक है। किसके बारे में बताया गया दोस्तों? लिच्छवी कन्या से उत्पन्न को बताया गया था। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। इनके माता का नाम क्या था? कुमार देवी। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू में पूछा हुआ है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा समाप्त हो गया था? हुड़ों के द्वारा जब आक्रमण हुआ था तभी से वहां से व्यापार आना जाना बंद हो गया, ठीक है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुड़ों द्वारा आक्रमण करने के साथ समाप्त हो गया, ठीक है। किसके द्वारा? हुड़ों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? दोस्तों ध्यान करने वाली बात है, किसके सिक्के उनके प्रति प्रेम, ठीक है, संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? किसके? गुप्तों के सिक्के थे, ठीक है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पे उन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था। क्या करते हुए दोस्तों? वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था। अतः गुप्तों के सिक्कों संगीत के प्रति उनको प्रेम को प्रदर्शित करता था, ठीक है, जिससे यह प्रतीत होता था कि उन्हें संगीत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया था? दोस्तों अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया था। किसको कहा गया था? चंद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 335 ईसा पूर्व से 335 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसने किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं किया, यानी किसी भी युद्ध में हारा नहीं था वो। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने, किसने? विसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी, ठीक है दोस्तों। किसने संज्ञा दी थी? विसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात था? ठीक है दोस्तों, कौन हिंदू राजा था? समुद्रगुप्त, ठीक है। कौन था? समुद्रगुप्त। अभी बताया दोस्तों आप लोगों को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? दोस्तों पहले ही बताया अभी, स्वर्ण युग राजपूत काल को, सॉरी दोस्तों, गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है। किसको? गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है, ठीक है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? दोस्तों ये भी पूछता है क्वेश्चन, एसएससी में पूछा है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। गुप्त काल में कौन से धातु के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए गए थे? तो दोस्तों सोना का, गोल्ड का सिक्के जो है सबसे ज्यादा जारी किए गए थे, ठीक है। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही जाती थी। क्या कही जाती थी दोस्तों? दिनार कही जाती थी। और नियंत्रित आकार और भारी वाली स्वर्ण मुद्राएं उनके अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती थी, ठीक है दोस्तों। स्वर्ण मुद्राएं उनके अनेक प्रकार और उप प्रकारों में पाई जाती थी। यद्यपि स्वर्णांश में यह मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो कुषाण मुद्राएं में श्योरिटी ज़्यादा थी, शुद्धता ज़्यादा थी, और इसमें पूरी शुद्धता नहीं थी, ठीक है। कुषाण के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत कम चलते थे।
ठीक है। गुप्त कुषाण के विपरीत गुप्त काल के तांबे के सिक्के बहुत कम चलते थे और बहुत कम मिलते भी हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे ज्यादा कब हुआ था? कुषाणों के युग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू होता है? दोस्तों गुप्त संवत कब से शुरू होता है? याद होना चाहिए आप लोगों को, 319 ईस्वी से। कब से? 319 ईस्वी से। चंद्रगुप्त फर्स्ट के यह राज्यारोहण की तिथि भी है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की राज्यारोहण की तिथि है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? कहाँ के स्तंभ में पूछा है दोस्तों? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी शिलालेख की उपलब्धियां वर्णित है? तो दोस्तों किसकी है? समुद्रगुप्त की। ठीक है, इलाहाबाद के स्तंभ के शिलालेखों में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ का लेख प्रारंभिक पंक्तियां पदात्मक तथा बाद की गद्यात्मक हो गई हैं। ठीक है, प्रारंभिक पंक्तियां कैसी हैं? पदात्मक, और बाद में गद्यात्मक हो गई हैं। यह संस्कृत और चंपू शैली की सुंदर उदाहरण है। किसकी है दोस्तों? संस्कृत की चंपू शैली की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो दोस्तों सभी को पता हो गया है अब तक, हरिसेन ने बनाया था। ठीक है, 2 बार डिस्कशन हो गया हरिसेन के बारे में। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? दोस्तों जो फाहियान था किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वह भारत आया था। ठीक है, कब से कब तक? 399 से 414 ईस्वी तक। ठीक है, भारत का भ्रमण किया था। इस समय भारत पर गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था। ठीक है, किसका शासन चल रहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य रचना शास्त्रीय संगीत साहित्य से संबंधित है? तो दोस्तों मेघदूतम जो संस्कृत साहित्य से संबंधित है और शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। कालिदास का मेघदूतम शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। ठीक है, किसका संबंधित है? कालिदास का। ठीक है, इसके अन्य ग्रंथ मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञानम शकुंतलम आदि है। इस काल का गुप्त काल माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है दोस्तों? इस काल का गुप्त काल माना जाता है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों पंचतंत्र का कलाओं का जो संकलन था वो विष्णु शर्मा ने किया था। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। मेघदूत के लेखक कौन है? भारत का शेक्सपियर। कौन? कालिदास। ठीक है, गुप्तकालीन विभूति थे। कालिदास गुप्तकालीन के विभूति थे। इनकी प्रमुख कृतियां अभी बताया दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, मानवा विकारम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश है। ठीक है, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? दोस्तों सुश्रुत भी चिकित्सक था, चरक भी चिकित्सक था, चार्वक भी चिकित्सक था। ये धन्वंतरी नहीं चिकित्सक है। ठीक है, ये किसके चिकित्सक थे? तीनों आयुर्वेदिक के। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सक थे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? दोस्तों ये चार्वक जो है, इसमें ऑप्शन गलत हो गया, चार्वक चिकित्सक नहीं था। ठीक है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? किसके दरबार में दिया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में दिया था। ठीक है, किसके लिए?
आयुर्वेदाचार्य थे। क्या थे ये? डॉक्टर थे, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदिक के। चंद्रगुप्त द्वितीय के बराबर रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं, ठीक है। कालिदास, बेताल भट्ट, वराह मिहिर, वर रुचि और अमर सिंह शंकु, घटकरपर आदि, ठीक है। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके दरबार में इतने लोग रहते थे, ठीक है दोस्तों। मुख्य रूप से वराह महिर थे, ठीक है दोस्तों। क्या थे? वराह महिर, वराह मिहिर थे एक प्राचीन खगोलदर्शी यानी एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका, ठीक है। नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्रकृति, इतिहास और भूगोल, भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों? भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने बृहस्पत्यात्मक और लघु जातक की भी रचना की है, ठीक है। बृहत् जातक और लघु जातक की भी रचना की है। किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो दोस्तों, गुप्त काल के शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, ठीक है। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य दूसरी शताब्दी के पूर्व प्रारंभ हुआ था और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला है। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है, ठीक है। 9वीं 10वीं गुफाओं का संबंध चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं का चित्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अजंता की गुफाएं चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब वन लाइनर की तरफ पढ़ लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी देख लेते हैं। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा एक गुप्त संवत 319 से चलाया गया था, 319 ईस्वी में चलाया गया था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त, ठीक है दोस्तों। कौन? स्कंदगुप्त ने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। किसने रोका था? हुड़ों को रोका था। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे, ठीक है। जो कवि कालिदास हैं, किसके कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञान तथा गणितज्ञ थे। किसके शासन के दौरान दोस्तों? गुप्त शासन के दौरान। कौन? आर्यभट्ट क्या थे? एक खगोल विज्ञान तथा एक गणितज्ञ थे। गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा कौन सी थी? सरकारी या दरबारी भाषा दोस्तों संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वैसे तो शून्य की खोज सभी लोग श्रेय आर्यभट्ट को देते हैं, लेकिन यहाँ पे अज्ञात भारती ने की थी। और इस टाइम का जो शासनकाल है गुप्त शासनकाल था, और इस टाइम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। तो इसलिए श्रेय आर्यभट्ट को ही जाता है कि गणित शून्य की खोज आर्यभट्ट ने ही की थी, ठीक है। वैसे अगर इतिहास में आता है क्वेश्चन तो अज्ञात भारती के नाम से ही आएगा ऑप्शन, तो लगा देना आप। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया है। अजंता की जो चित्रकारी है कौन सी कथाओं को? जातक कथाओं को रेखांकित किया गया है। अजंता चित्रकारी का विषय कौन है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अजंता की जो चित्रकारी है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
आई होप आज आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है,